अच्छा, एक बात बताइए, ट्रांसपोर्ट या परिवहन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सड़कें, गाड़ियां, ट्रेनें। हाँ, जाहिर है यही सब आता है। पर अगर सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी भी इंसान या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें मतलब रोज दिखती नहीं, पर हमारी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज इसी पर टिकी है। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कहानी सिर्फ सामान ढोने की नहीं है। बिल्कुल। ये कहानी है भारत को जोड़ने की। अगर परिवहन इस देश के शरीर की नसें हैं, जो खून यानी व्यापार और लोगों को हर कोने तक पहुंचाती हैं, तो संचार इसका दिमाग है। दिमाग? कैसे? जो विचारों और सूचनाओं से पूरे देश को एक साथ चलाता है। वाह! तो आज हम इन्हीं नसों और दिमाग के नेटवर्क की गहराई में उतरेंगे। हमारे स्रोतों के आधार पर हम देखेंगे कि भारत की सड़कों, पटरियों, जल मार्गों और हवाई रास्तों का ये जाल आखिर बुना कैसे गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इतना बड़ा है कि आप धरती के 150 से ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं। और ये सिर्फ साइज में बड़ा नहीं है, काम में भी बहुत बड़ा है। हमारे देश के लगभग 85% यात्री और 70% माल का ट्रांसपोर्ट सड़कों से ही होता है। अच्छा, खास तौर पर जब कम दूरी की बात हो तो सड़क का कोई मुकाबला नहीं। इन सड़कों को बनाने और संभालने के हिसाब से बांटा भी गया है ना, जैसे नेशनल हाईवेज। हाँ, नेशनल हाईवेज NH जो केंद्र सरकार बनाती है, फिर स्टेट हाईवेज SH जो राज्य सरकारें देखती हैं, और फिर जिला और गांव की सड़कें। और दिलचस्प बात यह है कि देश की कुल सड़कों का लगभग 80% हिस्सा तो ग्रामीण सड़कें हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। नेशनल हाईवेज जो कुल सड़कों का सिर्फ 2% हैं। सिर्फ 2%? उन पर देश का 40% ट्रैफिक चलता है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी ताकत सिर्फ इन 2% सड़कों पर टिकी है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक नजर से देखें तो ये बहुत कुशल व्यवस्था लगती है कि कम सड़कों से ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बड़ा खतरा भी है। खतरा किस तरह का? सोचिए, अगर इन 2% धमनियों में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसी अहमियत को समझते हुए 1995 में भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी NHAI बनाया गया था। और NHAI ने कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ये नाम तो बहुत सुना है। जी, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये देश के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला एक हार है। और इसका मकसद था इन शहरों के बीच दूरी, समय और लागत तीनों को कम करना। बिल्कुल। इसके अलावा वो गलियारों की भी बात होती है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। हाँ, वो 2 और गलियारे हैं जो देश की तस्वीर बदल रहे हैं। इन्हें ऐसे समझिए कि ये पूरे देश को एक ग्रिड में बांधने की कोशिश है। एक है उत्तर दक्षिण गलियारा जो भारत के सिर यानी श्रीनगर से पैरों यानी कन्याकुमारी तक जाता है। और दूसरा पूर्व से पश्चिम। जी, दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा जो एक कंधे यानी असम के सिलचर से दूसरे कंधे यानी गुजरात के पोरबंदर तक देश को नापता है। ये सिर्फ सड़कें नहीं है, ये देश को एक करने वाली लकीरें हैं। अच्छा, सड़कों की ये कहानी तो शानदार है, लेकिन जमीन पर एक और बादशाह है, भारतीय रेल। 1853 में जब मुंबई से ठाणे के बीच वो 34 किलोमीटर की पहली ट्रेन चली होगी, तब तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा हाँ, कि एक दिन ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक बन जाएगा। आज इसका नेटवर्क 67,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और इसे संभालने के लिए 16-17 जोन में बांटा गया है। और पटरियों की चौड़ाई का भी कुछ मसला था पहले। हाँ, पहले अलग अलग चौड़ाई की पटरियां होती थीं, ब्रॉड मीटर और नैरो गेज। लेकिन अब कोशिश ये है कि पूरे देश में एक ही साइज यानी ब्रॉड गेज हो, ताकि ट्रेनें बिना किसी रुकावट के कहीं से कहीं भी जा सकें। भारतीय रेल की अनगिनत उपलब्धियों में एक नाम है जो अलग से चमकता है, कोंकण रेलवे। 1998 में शुरू हुआ ये 760 किलोमीटर का रास्ता। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहते हैं। और इसकी वजह सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आप ये आंकड़े सुनिए, इस एक रेलवे लाइन को बनाने के लिए 146 नदियों को पार करना पड़ा। 146? जी, और 2000 से ज्यादा पुलों और 91 सुरंगों को बनाना पड़ा। एक मिनट, 2000 पुल एक रेलवे लाइन के लिए? ये तो... हाँ,
ये नंबर नहीं है, ये प्रकृति की उन चुनौतियों की लिस्ट है जिनसे भारतीय इंजीनियरों ने टक्कर ली और जीते। कोंकण रेलवे इसी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और इसी रास्ते पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की रेल सुरंग भी है। ये तो कमाल की बात है। जी, और ये सब उस पहाड़ी इलाके में किया गया जहां मॉनसून में जमीन खिसकना आम बात है। अब आप समझ सकते हैं कि इसे चमत्कार क्यों कहते हैं। बिल्कुल। और शहरों की बात करें तो मेट्रो ने तो जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में लोगों की जिंदगी ही बदल दी है। हाँ, उसने यात्रा को आसान तो बनाया है, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि इसके निर्माण ने शहरों को सालों तक ट्रैफिक जैम और धूल मिट्टी से परेशान भी किया है। हर बड़े बदलाव की एक कीमत होती है। ये भी सही है। फिर भी दिल्ली की गर्मी में सड़क पर फंसने से बेहतर है एसी मेट्रो में सफर करना। इसने सिर्फ समय नहीं, लोगों का मूड भी बदला है। जमीनी परिवहन का एक तीसरा छिपा हुआ हीरो भी है, पाइपलाइन। बिल्कुल, ये ज्यादातर जमीन के नीचे होता है, इसलिए नजर नहीं आता। लेकिन तरल चीजों और गैस को हजारों किलोमीटर दूर ले जाने का ये सबसे सुरक्षित और सस्ता तरीका है। और मैंने सुना है कि इसके जरिए ठोस चीजें भी भेजी जा सकती हैं। हाँ, कमाल की बात यही है, घोल या गारा बनाकर इसके जरिए ठोस चीजों को भी भेजा जा सकता है। एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन असम के नहरकटिया से बिहार के बरौनी तक कच्चा तेल पहुंचाने के लिए बनी थी, जो 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। तो भारत की जमीन पर सड़कों और पटरियों का जाल तो बिछ गया, लेकिन भारत की असली ताकत तो इसके समुद्र और नदियों में भी है। चलिए अब पानी पर चलते हैं। जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट परिवहन का सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा ईंधन बचाने वाला और पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा साधन है। अच्छा, सबसे इको फ्रेंडली। जी, मतलब अगर आपको कोई बहुत भारी भरकम सामान भेजना हो, जैसे कोयला या स्टील, तो पानी का रास्ता सबसे बेस्ट है। भारत में इसके दो मुख्य रूप हैं, है ना? एक तो देश के अंदर नदियों, नहरों में। हाँ, पहला है अंतःस्थलीय जलमार्ग। हमारे पास लगभग 14,500 किलोमीटर का जलमार्ग है, जिस पर नावें और जहाज चल सकते हैं। लेकिन अगर ये इतना सस्ता और अच्छा है, तो फिर ये सड़कों और रेलवे जितना लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ? इसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि नदियों में गाद जम जाती है, पानी का स्तर साल भर एक जैसा नहीं रहता, और सच कहूं तो इसके विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि अब राष्ट्रीय जल मार्ग 1 इलाहाबाद हल्दिया और राष्ट्रीय जल मार्ग 2 सादिया धुबरी जैसे प्रोजेक्ट से इसे बदलने की कोशिश हो रही है। और दूसरा रूप है महासागरीय जलमार्ग, जो हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा का इस्तेमाल करता है। और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। वजन के हिसाब से देखें तो भारत का 95% विदेशी व्यापार। 1 मिनट, 95%? जी, 95%। और कीमत के हिसाब से देखें तो 70% व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। हमारे बड़े बड़े बंदरगाह इसी नेटवर्क के दरवाजे हैं। जमीन और पानी के बाद अब बात करते हैं हवा की। वायु परिवहन, सबसे तेज, सबसे आधुनिक। बिल्कुल। भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहां एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में ट्रेन से 2-3 दिन लग जाते हैं, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत में इसकी शुरुआत बहुत पहले 1911 में हो गई थी। 1911 में? कैसे? तब इलाहाबाद से नैनी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दुनिया की पहली एयरमेल सर्विस शुरू की गई थी, यानी चिट्ठियां हवाई जहाज से भेजी गई थीं। वाह, ये तो बहुत अनोखी शुरुआत थी। लेकिन इसका एक बड़ा पहलू ये भी है कि ये काफी महंगा साधन है। सही कहा, लेकिन जब बात दुर्गम इलाकों की हो तो इसकी कीमत फायदे के आगे कम लगती है। खासतौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी इलाकों में, जहां सड़कें या पटरियां बिछाना नामुमकिन जैसा है। हाँ, वहां तो इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होगी। जी, यहीं पर पवन हंस जैसी हेलीकॉप्टर सेवाएं जीवन रेखा का काम करती हैं, चाहे वो पर्यटकों को ले जाना हो या बीमार लोगों तक मदद पहुंचाना। तो ये तो हो गई देश को मतलब फिजिकली जोड़ने की बात। अब आते हैं उस नेटवर्क पर जो हमें विचारों और सूचनाओं से जोड़ता है, और वो है संचार। ढोल बजाकर या धुआं करके संदेश भेजने से लेकर आज के सैटेलाइट तक ये सफर भी गजब का रहा है। हाँ, और संचार को भी हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। जी, एक है पर्सनल। जी, एक है व्यक्तिक संचार यानी पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें फोन, इंटरनेट, ईमेल आते हैं, और दूसरा है जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन,
जिसमें रेडियो, टीवी, अखबार आते हैं जो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। रेडियो की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से हुई जी। और ये जल्द ही इतना पॉपुलर हो गया कि सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया। हाँ, और 1936 में ये बना ऑल इंडिया रेडियो और आज़ादी के बाद 1957 में इसे नाम मिला आकाशवाणी। एक जमाने में ये सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे बड़ा और शायद एकमात्र जरिया था। क्रिकेट कमेंट्री से लेकर खेती की जानकारी तक सब कुछ इसी पर। बिल्कुल। फिर आया टेलीविजन, जी। जिसने तस्वीरों के साथ कहानी कहने की कला को घर घर पहुंचा दिया। 1959 में दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई और 1976 में इसे ऑल इंडिया रेडियो से अलग करके दूरदर्शन की पहचान मिली। और दूरदर्शन ने भारत को एक साथ देखना सिखाया। जब रविवार सुबह रामायण या महाभारत आता था तो देश की सड़कें सूनी हो जाती थीं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। मतलब एक पूरा कल्चरल मोमेंट था वो। उसने एक साझा सांस्कृतिक अनुभव बनाया जो शायद किसी और माध्यम ने नहीं किया। और आज के दौर में इन सभी माध्यमों को ताकत कहाँ से मिलती है? आसमान से, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। बिल्कुल। सैटेलाइट सिर्फ खुद एक माध्यम नहीं है, बल्कि ये टीवी, फोन, इंटरनेट इन सब को चलाते हैं। भारत की सैटेलाइट प्रणाली को हम दो बड़े नामों से समझ सकते हैं, इनसैट और IRS। अच्छा, ये जो दो नाम हैं, INS, IRS, इनमें फर्क क्या है? ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। इनसैट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। वो आसमान में वो एंकर है जो आपकी टीवी सिग्नल्स और फोन कॉल्स को पकड़कर सही जगह फेंकता है और हमें ये भी बताता है कि कल छाता लेकर निकलना है या नहीं। ये टेलीकम्युनिकेशन और मौसम की जानकारी के लिए है। अच्छा, तो ये कम्युनिकेशन वाला सैटेलाइट है। और IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, वो आसमान में बैठा एक जासूस है, या कह सकते हैं सर्वे करने वाला है। जासूस? हाँ, इसका काम ऊपर से पृथ्वी की तस्वीरें लेना और डेटा जमा करना है। इससे हमें पता चलता है कि कहाँ जंगल हैं, कहाँ पानी की कमी है, शहर किधर बढ़ रहे हैं और बाढ़ जैसी आपदा आने पर कहाँ कितना नुकसान हुआ है। ये देश के संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए है। ये तो बहुत ही साफ तरीके से समझ आ गया। मतलब एक कम्युनिकेशन के लिए है और दूसरा मैनेजमेंट के लिए। एकदम सही। ये दोनों प्रणालियां मिलकर हमारे देश के संचार और सूचना तंत्र को मजबूती देती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि सड़कों, रेलवे, जलमार्गों, वायु मार्गों और संचार नेटवर्कों का ये जो जटिल जाल है, यही असल में भारत को एक देश के रूप में बांधता है। ये सिर्फ व्यापार और यात्रा नहीं, बल्कि विचारों और सपनों को भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। बिल्कुल। अगर आज की चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो ये होंगी। पहला, हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती कैसे सिर्फ 2% नेशनल हाईवेज पर टिकी है, जो एक अवसर भी है और चुनौती भी। जी। दूसरा, कोंकण रेलवे जैसे प्रोजेक्ट जो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि मुश्किल हालात पर इंसानी जीत की कहानी है। और तीसरा, INSAT और IRS जैसी टेक्नोलॉजी जो हमें दिखाती है कि भारत अब तकनीक के क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं है। और जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम हाई स्पीड ट्रेनों और 5G कम्युनिकेशन के युग में जी रहे हैं। ऐसे में परिवहन और संचार का अगला बड़ा आविष्कार या बदलाव क्या हो सकता है जो भारत के गांव और शहर के बीच की खाई को हमेशा के लिए भर दे? इस पर सोचिएगा जरूर।